नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बुलेटिन में आपको प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। राजसमंद जिले में नगर परिषद अधिकारियों की लाल फीताशाही की वजह से इन दिनों परिवहन कार्यालय में दलाल चांदी काट रहे हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों है, तो हम आपको बताते हैं। जिला परिवहन कार्यालय के बाहर सरकारी जमीन पर कई लोग अवैध कैबिन लगाकर आरटीओ ऑफिस के दलाल बनकर काम कर रहे हैं और यहां पर आने वाले ग्राहकों से मनमाना पैसा वसूल रहे हैं। कई दुकानों पर ई मित्र केंद्र का बोर्ड भी लगा हुआ है, जबकि नियमानुसार इतने ई मित्र केंद्र एक साथ नहीं लग सकते हैं। जब इस बारे में जिला परिवहन अधिकारी नैन सिंह सोडा से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 2 बार नगर परिषद आयुक्त और जिला कलेक्टर को पत्र लिखकर सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के बारे में अवगत करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिसंबर में हुई यातायात सलाहकार समिति की बैठक में भी इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। हमारी ओर से कोई अधिकृत नहीं है, ना हम चाहते हैं कि हमारे सरकारी कार्यालय के बाहर किसी भी सरकारी जमीन पे ये लगे। अवैध वसूली के नाम से ये किसी से 3,000, किसी से 5,000, किसी से 7,000 ले रहे। पोखरण क्षेत्र के वाहन चालकों के लिए पोखरण में जिला परिवहन कार्यालय की स्थापना तो कर दी गई, लेकिन यहां पर पर्याप्त अधिकारियों और कर्मचारियों को नहीं लगाया गया है, जिससे वाहन चालक आज भी परेशान हो रहे हैं। उन्हें जैसलमेर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। गौरतलब है कि पूर्व में जिला परिवहन कार्यालय जैसलमेर में ही स्थित था। क्षेत्र के वाहन चालकों और लोगों की मांग पर कैबिनेट मंत्री और पोखरण विधायक शालेम मोहम्मद के प्रयासों से पोखरण में जिला परिवहन कार्यालय स्वीकृत करवाया गया। पिछली 24 अगस्त को पोखरण में जिला परिवहन कार्यालय की विधिवत शुरुआत कर दी गई, लेकिन यहां पर अभी तक पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी नहीं लगाए गए हैं, जिसके कारण वाहन चालक बार बार चक्कर काटने को मजबूर हो रहे हैं। पोखरण के जिला परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन अधिकारी का कार्यभार जैसलमेर के अधिकारी के पास ही है। उप निरीक्षक और निरीक्षक के 7 पद स्वीकृत हैं। यहां पूर्व में कार्यरत एक निरीक्षक को फलसूंड के सड़क हादसे के कारण निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 3 दिन पूर्व यहां पर 2 निरीक्षक लगाए गए हैं। ऐसे में यहां पर 5 पद अभी भी रिक्त पड़े हैं। पोपला मुंह, सफेद बाल और डगमगाती चाल, लेकिन इस पर तरस खाने की जरूरत नहीं। ये 24 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा। जी हां, प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अफीम तस्करी के मामले में फरार चल रहे इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बीते 24 सालों से फरार चल रहा था। कोतवाली थानाधिकारी रविंद्र सिंह ने बताया है कि 24 साल पहले 3 मई 97 को तत्कालीन थानाधिकारी ने प्रतापगढ़ में मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रोडवेज बस में जा रहे भंडारा निवासी बल्लू राम बिश्नोई को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था। पूछताछ में सामने आया कि तस्कर बल्लू राम ने यह अफीम मंदसौर के नारायणगढ़ निवासी भंवर सिंह राजपूत से खरीदी थी। पुलिस ने कई बार भंवर सिंह के ठिकानों पर दबिश दी, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। बीते 24 सालों से फरार चल रहा भंवर सिंह राजपूत पुलिस को हमेशा चकमा दे रहा था। इस वांछित तस्कर के संबंध में कोतवाली थाना पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली, जिस पर इसे गिरफ्तार किया गया। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने 5 लाख रुपए की ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने तस्करी के काम में ली जा रही बाइक को भी जब्त किया है। हथुनिया थानाधिकारी मधु कंवर ने बताया है कि जिले में एसपी डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत पुलिस ने कचनारा फंटे पर नाकेबंदी की थी। तभी एक बाइक आती हुई दिखाई दी, जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे। मामला संदिग्ध लगने पर दोनों की तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से 10 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुई। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी सलीम मंसूरी और तैयब मुसलमान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के निवासी हैं और ये ब्राउन शुगर उन्होंने गोवर्धनपुरा निवासी नूरजहां बी उर्फ नौशाद से खरीदी थी। पुलिस अब नूरजहां बी की तलाश में जुटी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों तस्करों को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर तस्करी के काम में ली जा रही बाइक जब्त की है। मामले की जांच कोतवाली थाने के उप निरीक्षक को सौंपी गई है।
जालोर के भीनमाल कस्बे की एक विवाहिता ने तांत्रिक से परेशान होकर थाने में कोर्ट के जरिए 1 माह पहले मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन अभी तक आरोपी तांत्रिक की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिस पर अब उसने परिवार समेत आत्मदाह की चेतावनी दी है। शहर निवासी पीड़िता चंद्रा देवी ने कोर्ट के जरिए भीनमाल पुलिस थाने में एक तांत्रिक के खिलाफ तंत्र विद्या के नाम पर धोखाधड़ी से नकदी और गहने हड़पने का मुकदमा दर्ज करवाया है। उसने बताया कि पिछले 12 सालों से उसके पुत्र नहीं होने के कारण 2 साल पहले सिरोही के सिद्धरथ निवासी मोतीलाल तांत्रिक भोपा और उसका बेटा गोकुल और जगदीश के बारे में उसे जानकारी मिली। अपने पति के साथ उनके घर पर बने मंदिर ग्राम सिद्धरथ गई, जहां पर तांत्रिक के बेटों और उसने प्रभाव में आकर आरोपियों को तंत्र विद्या के बदले 3,51,000 रुपए की राशि 2021 में दी थी। इसके बाद तांत्रिक विधि के नाम पर 2,25,000 रुपए और दिए। वहीं इसके बाद आरोपी को पुलिस कार्रवाई के बारे में बताया तो उसने RTGS के जरिए 2 लाख उसके पति के खाते में जमा करवाए, लेकिन बाकी रुपए और गहने अभी भी नहीं लौटा रहे हैं। पति पत्नी अब थाने के चक्कर काटने के लिए मजबूर हैं। मरुधरा में जल की एक एक बूंद लोगों की प्यास बुझाने के लिए काफी मायने रखती है। दूसरी ओर जल संरक्षण के सबसे अच्छे उदाहरणों में से एक मानसागर झील खुद प्रदूषण और गंदगी की ऐसी मार झेल रही है कि बस पूछिए मत। जी हाँ, जयपुर के पर्यटन स्थल जल महल को कौन नहीं जानता। दुनिया भर में यहाँ पर्यटक मानसागर झील में जल महल का नजारा देखने आते हैं, लेकिन मानसागर झील लगातार प्रदूषित होती जा रही है। झील में शहर की फैक्ट्रियों का दूषित पानी भी छोड़ा जा रहा है। सीवरेज का गंदा पानी भी नालियों के माध्यम से जल महल यानी मानसागर झील में ही पहुंच रहा है। गंदगी की वजह से प्रवासी पक्षियों का आना भी कम हो गया है। झील में केमिकल युक्त पानी से मछलियां मर रही हैं, संक्रमण का भी खतरा है। मानसागर झील पर पक्षी मेला आयोजित करने के बाद यहां फील्ड विजिट कर विशेषज्ञों ने सरकार को पत्र भेजकर इसकी सफाई की मांग की है। भारत के तमाम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, तमाम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ऑप्टिमम कैपेसिटी 100% कैपेसिटी पे नहीं चल रहे हैं। ये तस्वीरें किसी रिफ्यूजी कैंप या आपदा प्रबंधन के लिए लोगों को सुविधा मुहैया करवाने के लिए बनाए गए अस्थायी शिविर की नहीं है, बल्कि ये तस्वीर है चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय की ट्रैफिक व्यवस्था संभालने वाले ट्रैफिक थाने की। वर्षों से यह थाना तंबू में संचालित है। बारिश में टेंट में पानी भर जाता है, रिकॉर्ड गीला हो जाता है। पुलिस कर्मियों ने बताया है कि मानसून सीजन में कई बार टेंट के अंदर जहरीले जंतु घुस जाते हैं। तंबू में संचालित है और इसमें बरसात के टाइम में, सर्दी के टाइम में, गर्मी के टाइम में, सभी सीजन में समस्या रहती है। जानकारी के मुताबिक तत्कालीन जिला कलेक्टर रणजीत सिंह ने पुलिस विभाग को इस भूमि का आवंटन किया था, लेकिन ये भूमि कानूनी पचड़े में फंसकर रह गई। उच्च न्यायालय की रोक होने के कारण भवन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। जब इस मामले में जिले में पदस्थापित हुई पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी है और अन्य विभागों के जरिए जमीन आवंटन का प्रयास कर थाने के भवन के निर्माण की दिशा में काम किया जाएगा। गड्ढे में समाई कार, लेकिन वजह भूकंप के झटके या फिर प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि व्यवस्था की लापरवाही है। पूरी बात जानने से पहले यह भी जान लीजिए कि यह मामला कहां का है। तो तस्वीरें जोधपुर के लूणी पुलिस थाने के पास बनी रेलवे फाटक के पास की हैं। यहाँ गड्ढे में कार समा गई। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। कार में बैठे 2 लोगों को बाहर निकालकर उनकी जान बचाई गई। कार में सवार दलपत सिंह ने यह बताया कि अपने गांव जा रहे थे। लूणी कस्बे से होकर गुजरते समय रेलवे फाटक से गाड़ी को ब्रेक लगा ही रहे थे कि गाड़ी गड्ढे में चली गई। उनके मुताबिक उन्हें गड्ढा नजर ही नहीं आया, क्योंकि गड्ढे के पास कोई चेतावनी बोर्ड नहीं लगा था, जिसके चलते कार गड्ढे में समाई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बताया कि रेलवे का विद्युतीकरण का काम चल रहा है, जिसके लिए गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन कोई चेतावनी बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं महसूस की गई। इसका नतीजा आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कार चालक जीवन सिंह ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तेंदुआ शेर और बाघ की तुलना में भले ही छोटा हो, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली और चतुर जीव है।
यही वजह है कि तेंदुआ देखते ही इलाके के लोग दहशत में आ जाते हैं। तस्वीरें राजसमंद की हैं, जहां तेंदुए का कुनबा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। पिछली गिनती के मुताबिक 900 से भी ज्यादा पैंथर इस वक्त मौजूद हैं। आबादी क्षेत्र से दूर सुनसान इलाके और मार्बल माइंस के डंपिंग यार्ड पैंथर की शरणगाह बने हुए हैं। आमेठ क्षेत्र के पार्वती खनन इलाके के डंपिंग यार्ड में 2 पैंथर कुनबा अपना ठिकाना बनाए हुए हैं। डंपिंग यार्ड में पैंथर परिवार की अटकेलियां स्थानीय लोगों ने अपने कैमरे में कैद की हैं। वीडियो में पैंथर का कुनबा मार्बल के पहाड़ों पर स्वच्छंद विचरण करते हुए अटकेलियां करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक किसी भी इंसान पर हमले की घटनाएं नहीं हुई हैं। इस वीडियो को देखकर अब स्थानीय लोगों ने वन विभाग के क्षेत्र में पिंजरा लगाने की मांग की है। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे में इन दिनों आवारा सांडों का आतंक है। बेसहारा घूमते सांड कब किसको अपनी चपेट में ले लें, कुछ नहीं कहा जा सकता। इसीलिए राह चलने वाले लोग डरे सहमे रहते हैं। इसी बीच कस्बे के बस स्टैंड इलाके में 2 सांडों की आपसी लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें 2 सांड बस स्टैंड पर विजय राव की दुकान के सामने अचानक से लड़ने लग जाते हैं। इससे व्यापारी और बस स्टैंड पर खड़े लोगों में भगदड़ मच जाती है। लोग इधर उधर दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाद में विजय राव हिम्मत करके उन सांडों को खदेड़ता है। सीसीटीवी में कैद हुई ये घटना 2 दिन पहले की बताई जा रही है। आपको बता दें कि करीब 20 दिन पहले भी कस्बे में काले रंग के एक सांड ने ओम प्रकाश स्वामी नाम के एक व्यक्ति को सींग से उठाकर पटक दिया था। समय रहते मौके पर मौजूद लोगों ने ओम प्रकाश को सांड की चपेट से बचा लिया। स्थानीय लोगों ने जिम्मेदारों से इन सांडों को दूर भगाने की मांग की है। दिन हम इन सांडों से परेशान हैं और हम नगर पालिका प्रशासन से ये चाहते हैं कि इन सांडों को काबू पाए। यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट की मदद के लिए कोटा समेत प्रदेश और देश पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में अब लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का नाम भी जुड़ गया है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में फंसे छात्रों के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कैंप कार्यालय सक्रिय है। ओम बिरला ने इन छात्रों के लिए हेल्पलाइन सेंटर भी शुरू किया है। कोटा के शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का कार्यालय यूक्रेन संकट के बीच भारतीयों के लिए पूरी ताकत से काम कर रहा है। कोटा सहित हिंदुस्तान के काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, वो यूक्रेन में फंस चुके हैं, परेशान हैं, उनके परिवार परेशान हैं। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक हेल्पलाइन शुरू की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की कोटा कैंप कार्यालय से यहाँ एक हेल्पलाइन शुरू है। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि हेल्पलाइन शुरू की गई है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा। और ये देखा गया है कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो कोटा बूंदी के लिए जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं वो तत्पर रहते हैं, खड़े हो जाते हैं। महिला उद्यमियों को मंच प्रदान करने के लिए जयपुर में 3 दिवसीय स्वयं सिद्धा हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी का आयोजन लघु उद्योग भारती के जयपुर अंचल की महिला इकाई की ओर से किया गया है। सिटी पैलेस में आयोजित इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद दिया कुमारी ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था, जिससे इस तरह की प्रदर्शनी से और बल मिलेगा। में हमारी सभी जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई सभी महिलाएं हैं, जिनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको ज्यादा से ज्यादा ये सभी लोग ऐसे हैं जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। बहुत सारे नेशनल अवार्डीज भी हैं और सब महिलाएं हैं। प्रदर्शनी में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पंजाब की महिला उद्यमी अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित कर रही हैं। सचमुच श्रेष्ठ उत्पाद बनाने की परंपरा देशवासियों के डीएनए में है। देश में आई अनगिनत चुनौतियों का एमएसएमई इकाइयों ने सफलतापूर्वक सामना किया। पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण निरस्त हुआ उत्तर भारत का प्रसिद्ध कैला माता का चैत्र लक्की मेला इस बार आयोजित होगा। 1 माह बाद 29 मार्च से आस्था धाम कैला देवी में शुरू होने वाले इस मेले को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। मेला व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। इसमें जिला कलेक्टर ने अधिकारियों से मेले संबंधी
सभी तैयारियों की कार्ययोजना तय करने के लिए कहा है, ताकि मेले में किसी भी प्रकार का व्यवधान न हो और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। जिला कलेक्टर ने कहा है कि 29 मार्च से शुरू होने वाले कैला देवी मेले में सुरक्षा सफाई की चाक चौबंद व्यवस्था की जाए, ताकि दूसरे प्रदेशों के श्रद्धालु मेले की सुखद अनुभूति लेकर के जाएं। गौरतलब है कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध कैला माता का मेला एक पखवाड़े तक चलता है, जिसमें 30 से 40 लाख श्रद्धालु राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हरियाणा और दूसरे राज्यों से यहां पर पहुंचते हैं। जल जीवन मिशन यानी JJM के तहत प्रदेश के ग्रामीण परिवारों के लिए 4,98,861 नए हर घर जल कनेक्शनों को मंजूरी दी गई। ये स्वीकृतियां 474 नई परियोजनाओं के तहत जारी की गई हैं। इन पर 6,155 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने बताया है कि इससे 18 जिलों के 2,486 गाँव में हजारों ग्रामीण परिवारों को सीधा फायदा होगा। डॉक्टर जोशी ने बताया कि इसके साथ ही प्रदेश में अब तक JJM के तहत 38,000 से ज्यादा गाँव में करीब 9,800 ग्रामीण पेयजल परियोजनाओं में 91 लाख से अधिक परिवारों को हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं। JJM के तहत राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की 32वीं बैठक अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश में नई पेयजल परियोजनाओं के अलावा DPR तैयार करने, 3 जिलों में नल कनेक्शन से बाकी रहे स्कूल, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र जैसी संस्थाओं को नल कनेक्शन देने और मरुस्थलीय क्षेत्रों समेत JJM के तहत हर घर जल कनेक्शन में कवर नहीं हो सकने वाले विशिष्ट क्षेत्रों में सामुदायिक टांका और वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। योग अपनाने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही है विकल्प। योग और संगीत दोनों मिलकर न सिर्फ मानसिक शांति और संबल प्रदान करते हैं, बल्कि कोरोना को हराने के लिए जरूरी रोग प्रतिरोधक क्षमता और संपूर्ण स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। संगीत सुनने या गुनगुनाने से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, जबकि योग शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी है। तस्वीरें प्रतापगढ़ की हैं। लोगों को निरोगी और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रखने के लिए पतंजलि योग समिति की ओर से चलाए जा रहे अभियान के तहत योग भवन में संगीतमय योगाभ्यास करवाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। योग भवन समिति के अध्यक्ष राकेश सोनी ने बताया कि लोगों को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए समिति की ओर से विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। इसी के तहत योग भवन में संगीतमय योगाभ्यास का आयोजन किया गया। इसमें संगीत की धुनों पर महिलाओं और पुरुषों ने योगाभ्यास किया। कोटा जिला प्रशासन ने सामाजिक सुरक्षा के लिए नवाचार की घोषणा की है। इसके तहत 1 मार्च से जिले में ऑपरेशन संबल अभियान चलाया जाएगा। अभियान के तहत सामाजिक सुरक्षा, पेंशन योजना, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति जनजाति को सहायता योजना के पात्र लोगों को चिन्हित कर उन्हें घर बैठे योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। जानकारी के अनुसार कोटा के सभी कार्यालयों को दिव्यांग फ्रेंडली बनाया जाएगा। सभी कार्यालयों में लिफ्ट और रैंप जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। जिला कलेक्टर ने जानकारी दी है कि इसमें 12 विभागों को शामिल किया गया है। लगभग 50,000 लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान के तहत 3 महीने की अवधि में पात्र लोगों को सर्वे कर चिन्हित किया जाएगा। जिला कलेक्टर ने बताया कि सभी दिव्यांगों का सर्वे कर उन्हें डिजिटल निःशक्तता प्रमाण पत्र जारी करवाए जाएंगे। हमने सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लिए जो वंचित है और जो शोषित है, बेसहारा है, परित्यक्ता, विधवा, वृद्धजन, पालनहार योजना में जो कवर हो रहे हैं, उन लोगों को हमने एक प्लान तैयार किया है। तस्वीरें जोधपुर एयरबेस पर 21 से 25 फरवरी तक आयोजित किए गए इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के संयुक्त युद्धाभ्यास की हैं। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास का 6वां संस्करण था। युद्धाभ्यास में ओमान की रॉयल एयरफोर्स अपने 5 F-16 अत्याधुनिक लड़ाकू विमान साथ लेकर के आई। ओमान के पायलट भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई उड़ाते हुए नजर आए और भारत के पायलट F-16 पर हाथ आजमाते हुए दिखाई दिए। इस युद्धाभ्यास में ओमान के वायुसेना के 130 लोगों का दल भारत पहुंचा था। भारत और ओमान के बीच प्रत्येक 3 साल में यह युद्धाभ्यास होता है। अभ्यास के दौरान
दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिकारियों ने वायुसेना स्टेशन जोधपुर का दौरा किया और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सीमा सुरक्षा बल ने मानवता का परिचय देते हुए सीमा क्षेत्र में घूमते पाए गए एक मंदबुद्धि युवक को उसके परिजनों से मिलवाया है। सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने मानसिक विक्षिप्त युवक के हाथ पर गुदवाए गए टैटू से उसकी पहचान की और उसके परिजनों तक पहुंचाया। जानकारी के मुताबिक ये मानसिक विक्षिप्त युवक पिछले 2 सालों से अपने घर से लापता था। सीमा सुरक्षा बल के बुलावे पर युवक का पिता अपने पुत्र से मिलने की सूचना पर जैसे ही सीमा सुरक्षा बल के रायसिंह नगर कैंपस पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू निकल गए। गले मिलते हुए दोनों पिता पुत्र को देखकर साथ आए लोग भी भावुक हो गए। युवक अपने परिजनों के साथ मुलाकात के बाद घर के लिए रवाना हो गया। हमारा ये लड़का है, 2 साल से करीब हो गया था, इसलिए यहाँ पर खबर मिलने से हम यहाँ पर आए तो हमको लड़का मिल गया। हमें ये मालूम चला कि एक लड़का जो कि पिछले 2 साल से गायब है वो राम सेवक विश्वकर्मा है, ना कि मोहित ठाकुर। मोहित ठाकुर इसने अपना खुद का नाम बताया था और इसके आधार पर इसके रिश्तेदार और परिचितों से बात हो सकी। बात होने के बाद हमने इनको बताया कि आप हमारे पास यहाँ रायसिंह नगर 34 विलेज में आ जाए। बाड़मेर के निम्बानियों की ठाणी में रेतीले धोरों पर तेज हवा के झोंकों के बीच झूमते ये सागवान के पेड़ खेताराम की सफलता की कहानी बयां कर रहे हैं, जिन्होंने रेलवे की नौकरी से वीआरएस लेकर कुछ अलग करने की ठानी थी। अलग करने की चाहत अपने और अपने परिवार के लिए सुखद भविष्य के लिए ही उन्होंने अपनी पत्नी कमला देवी के साथ मिलकर 2017 में सागवान के 225 पौधे लगाए थे, जो अब विशाल वृक्ष बनने की राह पर हैं। पौधा पानी पिलाना पड़े, कम पिलाना पड़े, 3 वर्ष तक तो पानी मैंने पिलाना पड़े। बाजार में लान 27,000 रो साली में पानी आओ तो 25,000 रो टैंकर। इन साल में पानी डलाना नहीं पड़ी हुई और हर साल में 2 बार कटिंग करनी पड़े नहीं। रेतीले धौरों पर कंटीली झाड़ियों के अलावा कुछ और नहीं उगता, लेकिन विपरीत परिस्थितियों से हार मानने की जगह खेताराम ने कृषि वैज्ञानिकों की सलाह और अपनी मेहनत से वो कर दिखाया जो यहाँ के ज्यादातर किसान सोच भी नहीं सकते। सामने कैनवस और उस पर बीकानेर की ऐतिहासिक इमारतों को कैनवस पर उकेरते ये कलाकार रशिया से भारत आए हैं। ये कलाकार श्रेयसी इंटरनेशनल की ओर से आयोजित एनुअल आर्ट प्रोजेक्ट आर्ट इको 2022 के तहत अपनी कला दिखा रहे हैं। रशिया से आए 9 कलाकारों ने राजस्थान की ऐतिहासिक इमारतों की पेंटिंग बनाई, जिसका एग्जीबिशन बीकानेर, जयपुर और राजधानी नई दिल्ली के साथ अंत में रूस की राजधानी मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में किया जाएगा। कार्यक्रम 14 जून तक चलेगा। अलग अलग सिटीज़ में, स्टेट्स में, कश्मीर से लेके लेह तक जाएंगे और फाइनल जो एग्जीबिशन है वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में भी लगेगी। आर्ट इको में शामिल होने आई रूसी छात्रा एट्रीना ने कहा कि ये उनकी पहली भारत यात्रा है। हम लोगों ने एक अद्भुत देश की यात्रा कर यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को देखकर रोमांचित हुए। एट्रीना ने यूक्रेन और रशिया के युद्ध पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि युद्ध से किसी का भी भला नहीं होगा। This is our first visit to India. We are very interesting to see amazing country, get acquainted with Indian artists. फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।